ओके, हेलो फ्रेंड्स। मार्केट अपडेट्स बाय स्टॉक्स बाजीगर में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 अक्टूबर 2020 और थर्सडे था आज, तो वीकली एक्सपायरी थी। कल गांधी जयंती है तो मार्केट को छुट्टी है, तो सिर्फ 4 दिन का ये वीक था, लेकिन इन 4 दिन में मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। आपने देखा होगा कि लास्ट जो एक्सपायरी हुई सितंबर मंथ की, वो काफ़ी नीचे हुई थी, 10,800 पे हुई थी और तब लोग 10,200 की बात कर रहे थे। लेकिन जैसा ही फेस्टिव वल या फिर अर्निंग सीरीज आप इसको बुलाओ शुरू हो गई, तो मार्केट ने पहले तो शॉर्ट कवरिंग दिखाई और उसके बाद लगातार यहाँ पे बाइंग हो रही है। तो ये बाइंग क्यों हो रही है, उसके पीछे रीज़न मैंने टेलीग्राम चैनल पे आज सुबह बताया था कि डाउ फ्यूचर्स अच्छा परफॉर्म करेगा, ये कल हमको लगा था। और उसके बाद कल का जो मार्केट है यूएस का, वो भी अच्छा परफॉर्म किया था। सुबह एसजीएक्स निफ्टी भी पॉजिटिव था, तो हमको लग रहा था कि जो 10,350 का जो रेजिस्टेंस है मार्केट वहाँ तक पहुँचेगा और वहाँ से सेलिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन आज मार्केट के दिमाग में कुछ अलग था। जो यूएस में स्टिमुलस पैकेज आने का चांसेस लग रहा है, उसके वजह से फिर से इमर्जिंग मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, ये अंदेशा था। और उसके कारण निफ्टी ने 10,350 के ऊपर रहकर स्ट्रेंथ दिखाना शुरू किया और आज 10,416 पे उसका क्लोजिंग हुआ। तो 10,364 पे वो ओपन हुआ था निफ्टी, लो लगाया 10,347 का, हाई जो था उसका वो 11,428 का था और वहाँ से थोड़ा सा नीचे आके 11,416 के आसपास वो बंद हुआ है। तो आप देखोगे तो इंडसइंड बैंक है जो आज का डे का गेनर था, 12% के से ज़्यादा उसमें बाइंग है। दोस्तों, मैं इंडसइंड बैंक पे एक आपको बुरी न्यूज़ यहाँ पे देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब जानते हो कि मैं मार्केट के टेक्निकल से ज़्यादा मार्केट के फंडामेंटल्स पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ और उनके फंडामेंटल्स के बारे में जितनी भी जानकारी मिल सके जहाँ से भी, वो इकट्ठा करता हूँ। तो एक बड़े प्राइवेट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे ये बताया है कि इंडसइंड बैंक में बहुत ज़्यादा एनपीएज है और वो दिखाए नहीं जा रहे। इसका मतलब ये है कि जैसा केस यस बैंक का हुआ था, यस बैंक का हुआ था, वैसा केस इंडसइंड का भी हो सकता है। तो ये जो बड़ी वॉलेटिलिटी इंडसइंड बैंक में दिखती है, वो सिर्फ इसीलिए है कि इंडसइंड बैंक में कुछ तो लफड़ा है और सिर्फ ऑपरेटर को वो पता है और ऑपरेटर्स उसको चला रहे। तो जब तक आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तब तक ये स्टॉक सही है, लेकिन इसमें आप गलती से भी निवेश ना करें, क्योंकि ये स्टॉक आपको कभी भी धोखा दे सकता है। यस बैंक के समय पे भी मैंने आपको चेतावनी दी थी और यस बैंक आपको पता है कि 300 से लेकर 30-40 रुपये पे गिरा था। उसके बाद ओएफएस आया, ओएफएस के बाद वो 10 रुपये तक, फिर से 11 रुपये तक फिर से गिरा और अब 13-14 पे आके रुका है। तो यस बैंक का वीडियो आप देख सकते हो, जहाँ पे मैंने पहली बार वार्निंग दी थी और उसके बाद स्टॉक कितना गिरा था। तो इंडसइंड बैंक पे ये मेरा आज पहला वार्निंग है। आप समझ सकते हो कि ये फंडामेंटल चीज़ है, तो ये जब तक बाहर नहीं आएगी मार्केट में तब तक तो स्टॉक गिरेगा नहीं। लेकिन जिस दिन सबको ये पता चलेगा कि इंडसइंड बैंक अपना एनपीएस छुपा रहा है, तो इंडसइंड बैंक यस बैंक के जैसा बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रक्टर बन जाएगा। तो खैर, यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल कन्वर्सेशन पे से पता चली हुई न्यूज़ है। इसमें कोई भी लीगल एंटिटी या कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल
सोर्स से मुझे पता चली हुई बात है। दूसरा चीज़ ये है कि उस बैंकर ने मुझे ये भी बताया कि यस बैंक का काफ़ी जो बुक्स है वो क्लियर हो चुका है और यस बैंक कैन शो गुड सस्टेनेबल ग्रोथ फ्रॉम हियर। तो उसमें जो भी निवेश करना चाहता है लंबे समय के लिए वो एक बार सोच सकता है। तो आज का जो डे का गेनर है जिसने 12% का तेज़ी दिखाया है, उस पे मैंने ये न्यूज़ दी है, जो कि आप किसी से वेरीफाई तो कर नहीं सकते, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमेशा रखिए जब भी आप इसमें ट्रेड करो। जो सेकेंड गेनर है वो बजाज फाइनेंस है, जो 5% ऊपर क्लोज हुआ। बजाज फाइनेंस के बाद एक्सिस बैंक 4% क्लोज हुआ। एक्सिस बैंक जब 415 पे आया था तब मैंने एक्यूमुलेट का कॉल दिया था। 421 के नीचे स्टॉक जाते ही मैंने बाइंग का कॉल दिया था और 415 तक उसको एक्यूमुलेट करने बोला था और 411 तक भी स्टॉक जाके आया एंड उसके बाद 440 का टारगेट था वो आज अचीव हुआ। बजाज ऑटो नंबर्स आज आने वाले थे तो अच्छे ऑटो नंबर जिसके आए, मारुति हो, बजाज ऑटो हो, सारे स्टॉक्स अच्छे चले। एस्कॉर्ट पहले से अच्छा चला था तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बिकवाली हुई थी, लेकिन आप देखोगे तो 2 व्हीलर स्टॉक्स है, 4 व्हीलर स्टॉक्स है, उनमें अच्छा ग्रोथ आया है। मारुति तो YOY 30% से ज़्यादा अच्छा उसने नंबर दिया है। तो बजाज ऑटो आज 3000 के आसपास 2999 पे एग्जैक्टली बंद हुआ है, 4% ऊपर। ICICI बैंक 368.50 पे बंद हुआ है। दोस्तों पिछले 2 दिनों से ICICI बैंक सबसे बड़ा ड्रैगर रहा है जो बैंक निफ्टी को नीचे खींच रहा था। ICICI बैंक आज 4% के आसपास बंद हुआ और ICICI बैंक के बदौलत मैं समझता हूँ कि आज की ये रैली आई है। वैसे तो रिलायंस पे अच्छी न्यूज़ थी, सिल्वर जो भी है SLP, मैं SLP ही मोस्टली लिखता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो SLP ने पहले जियो का प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया था, तो उन्होंने अब रिलायंस रिटेल में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद ये न्यूज़ के बाद 2260 तक के यहाँ तक रिलायंस जाके आया, 62 63 तक कुछ, और उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई। स्टॉक 2215 तक नीचे गिरा था और वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके वो क्लोज हुआ है। तो रिलायंस मैंने सुबह रिलायंस में अब ये चीज़ हुई है कि उसके जो टारगेट है वो अब 2400 से लेकर 2250 से लेकर 2500 ऐसे अलग अलग ब्रोकरेज फर्म अलग अलग टारगेट देते जा रहे हैं और उसके वजह से मैं समझता हूँ कि उसमें थोड़ा सा संभ्रम रहता है लोगों को कि ये लेवल सही है एंट्री के लिए या नहीं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि अच्छे न्यूज़ के बावजूद भी स्टॉक चलता नहीं है। डॉक्टर रेड्डी है आज का लूज़र जो हार्डली 1.31% डाउन था। तो खैर ये काफ़ी अच्छा चला था, जो उसका जो लीगल केस चल रहा था US में वो पेटेंट के बारे में वो ख़त्म हुआ और डॉक्टर रेड्डी के फेवर में वहाँ पे रिज़ल्ट आया था। तो उसके बाद वो काफ़ी अच्छा चला था, एक ही दिन उसने 11% 12% रिटर्न दे दिए थे। तो उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बिकवाली तो होना ही चाहिए, तो 5120 पे क्लोज़ हुआ है। ONGC 68.90 पे वो क्लोज़ हुआ है। उस दिन जब वहाँ पे उनके प्लांट में आग लगी थी तो थोड़ा स्टॉक नीचे आया था, लेकिन आज आप देखोगे तो थोड़ा बहुत अच्छा चलने की उसने कोशिश की। ऑयल एंड गैस सेक्टर में आज न्यूज़ थी कि गैस प्राइजेस कुछ 25 पॉइंट से उन्होंने % से कुछ कम किए थे। तो IGL MGL ये भी मेरे आज रडार में थे। ONGC तो एडवर्स इफेक्ट होना ही था उसका। ITC आप देखोगे 170.90 पे क्लोज हुआ है, थोड़ा सा माइनस में जाके। तो पिछले हफ्ते जब ये स्टॉक काफ़ी नीचे आया था तब मैंने इसमें बाइंग की है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि कुछ डिविडेंड देने वाले अच्छे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में ज़रूर रखता हूँ, क्योंकि वो मुझे स्टेबिलिटी भी देते हैं और एक रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड इनकम भी देते हैं। NTPC 84.75 पे NTPC का जो टारगेट है
वो 115 का है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक काफ़ी अच्छा कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, पावर सेक्टर देखना चाहिए। उसके बाद टाइटन है, तो टाइटन मेरा अक्टूबर सीरीज़ का सबसे फेवरेबल स्टॉक रहा है। मैंने भी उसको बहुत कम दाम पे ख़रीदा है, वहाँ से अच्छा खासा हमको यहाँ पे रिटर्न मिला है। 1196 पे वो क्लोज़ हुआ है, तो आज वो -0.40 पे यहाँ पे बंद हुआ है। तो दोस्तों आज का जो हाईलाइट था वो था कैम्स एंड केमकॉन। तो ये दो आईपीओज में मैंने क्या व्यूज़ दिए थे वो मैं बताता हूँ, और उनका जो लिस्टिंग है वो कैसे हुआ वो हम बात करेंगे। तो कैमकॉन पे मेरा सिंपल सा ये व्यू था कि फंडामेंटली अच्छा कंपनी है, तो ये 30% तक प्रीमियम पे लिस्ट होगा। उसके बाद आपको इसको होल्ड करना है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिनको ये मिलेगा नहीं वो इसमें बाइंग करेंगे। और केमकॉन पे मेरा ये मानना था कि 70 to 80% का इसमें आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा। उसके बाद इसको इमीडिएटली बेचना चाहिए, उसमें बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा लिस्टिंग गेन एक ऐसा छोटा आईपीओ में जिसका साइज़ इतना बड़ा नहीं था, तो वहाँ पे फिर से लालच करने में कोई मतलब नहीं बनता। तो आप देखोगे तो कैम्स 23% पे लिस्ट हुआ और केमकॉन आज 115% पे लिस्ट हुआ। कैम्स और केमकॉन दोनों लिस्टिंग के बाद करेक्ट हुए, लेकिन जो कैम्स है वो फिर थोड़ा बहुत ऊपर आके बंद हुआ है और केमकॉन नीचे ही उसने क्लोजिंग दी है। तो 1350 के आसपास अगर आप उसको बाय करते कैम्स को आज ही के दिन में, और इंट्राडे में आप उसको 1415 1420 पे बेच देते, तो आज ही आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता। लेकिन केमकॉन में आज मैंने ग्रुप पे भी बोला था कि किसी को बाय करना हो लॉन्ग टर्म के लिए तो घाई मत करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये स्टॉक रोज़ारी की तरह या जो बाकी के जो अभी रिसेंट लिस्टिंग है उसकी तरह, रूट मोबाइल की तरह यहाँ से ही ऊपर जाना शुरू हो जाए। इतना 115% रिटर्न देने के बाद और थोड़ा इसमें बिकवाली हो सकता है, उसके बाद आप इसमें हाथ डालने की चेष्टा कर सकते हो। तो ये था थोड़ा बहुत आईपीओस के बारे में जो लिस्ट हुए हैं। अब उन आईपीओ के बारे में बात करेंगे जो आज बंद हुए। तो लिखिता को मैंने कम्प्लीटली इग्नोर ही किया था, इसलिए उस पर मैंने व्यू देना भी सही समझा नहीं था। टेलीग्राम पे आप देखोगे लिखिता के बारे में मेरी एक भी पोस्ट नहीं है। मैंने माझगांव डॉक को सब्सक्राइब का कॉल दिया था, मैंने खुद उसमें मेरे लिए और मेरे क्लाइंट के लिए भी उनके पोर्टफोलियो से अप्लाई किया है। और यूटीआई पे मैंने अवॉइड का यहाँ पे कॉल दिया था, क्योंकि जो पहले का जो लिस्टेड एएमसी है एचडीएफसी एएमसी, वो कुछ कारणों के वजह से वो काफ़ी नीचे जा रहा है, तो मुझे वहाँ से पहले से अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा था। और दूसरा चीज़ तो ये है कि थोड़ा सा जो पब्लिक जिसमें गवर्नमेंट का होल्डिंग ज़्यादा है, ऐसा इसमें थोड़ा सा रिस्क हमेशा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो LIC उनका विंग है वही मोस्टली एज ए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में बेट्स लगाता है, तो बहुत बार हम लोग वहाँ पे धोखा खा जाते हैं। इसलिए यूटीआई एएमसी पे तो मैंने ना ही बोल दिया था, अवॉइड बोल दिया था। और माझगांव पे मैंने अच्छा खासा पोजीशन लेके रखा है। अगर लग गया जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम लोग बुक कर लेंगे, नहीं लगा तो खैर देखा जाएगा कि अगर उसमें एंट्री करना है तो किस लेवल पे करना है या उसको कम्प्लीटली छोड़ देना है। तो ये था कुछ उन आईपीओस के बारे में जो अब लगने वाले हैं। ओवरऑल मार्केट पे मेरी यही राय है कि देखो अब जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो जब भी वहाँ से कोई न्यूज़ आती है उसके ऊपर हम लोग रिएक्ट करते हैं। जब बाइडेन और ट्रम्प के बीच में फर्स्ट राउंड ऑफ डिबेट हुआ, तब हमको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया कि इंडिया जो है वो ट्रम्प को फेवर कर रहा है और जो यूएस है वो इस बार बाइडेन के ऊपर दाव लगाना चाहता है।
50% से ज़्यादा बिडेन के पास अभी वोट परसेंटेज जाने का चांसेस है। 43% हो सकता है कि ट्रम्प के पास हो, और 7% है जो अब तक डिसीजन नहीं ले पा रहे। और मोस्टली ये 7 जो परसेंट है वो कैलिफोर्निया वाले हैं। तो वहाँ पे लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि हिलरी क्लिंटन को जो झटका मिला था वो कैलिफोर्नियन वालों ने दिया था। तो हो सकता है कि अगर इस बार ट्रम्प को झटका मिले तो कैलिफोर्निया का वैली से ही मिले, वहाँ के ही लोगों से मिले, और वहाँ पे जो भी मैंडेट आएगा वो यूएस का जो इलेक्शन है वहाँ पे डिसिसिव हो सकता है। तो इसीलिए आप देखोगे तो वहाँ पे एक न्यूज़ आती है ख़राब तो मार्केट नीचे गिरता है। अब जो बात आ रही है कि एक नया स्टिमुलस पैकेज आएगा, उसकी वजह से अच्छा खासा यहाँ पे मतलब अच्छा खासा मार्केट चढ़ा। आप सोचोगे नहीं कि ओवरनाइट लोग पोजीशन लेके गए। नॉर्मली ऐसा होता है कि फ्राइडे हो या वीकेंड हो और 2-3 दिन बीच में गैप रहे और कोई इंटरनेशनल ऐसा इवेंट चल रहा है जहाँ पे किसी भी तरह मार्केट घूम सकता है, तो लोग रिस्क नहीं लेते, वो अपना पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। लेकिन इस बार ऐसे नहीं हुआ है। लोगों ने आज भर भर के खरीदारी की है और 10,400 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है। 10,350 ये आज का रेजिस्टेंस में पकड़ के चल रहा था। आप सोचो कि 10,400 के ऊपर अगर प्रॉपरली क्लोजिंग हो रही है तो मैं आज कितना गलत था। और ये इसलिए था क्योंकि मार्केट ने जो आज गैप अप ओपनिंग दी है वो इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग थी कि वहाँ पे मुझे लग रहा था कि अगर इतना बड़ा गैप अप ओपन होता है मार्केट तो मोस्टली कुछ लोग होते हैं जिन्होंने प्री मार्केट में ही कमाई कर ली है, तो वो लोग वहाँ पे प्रॉफिट बुक नॉर्मली कर लेते हैं। लेकिन आज वैसे नहीं हुआ, आज वहाँ से भी मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया। तो खैर मार्केट है यहाँ पे, कोई भी 100% तो सही कभी भी नहीं हो सकता है। हमारा कोशिश ये होता है कि मैक्सिमम हम लोग जितना रेंज पकड़ के और डायरेक्शन पकड़ के काम कर सके वो हम लोग करते हैं। लेकिन कोई भी क्लेम नहीं यहाँ पे होता है कि हम लोग मार्केट को टाइम कर सकते हैं या मार्केट हमारे पिन पॉइंट पे चलता है, ऐसा कोई भी क्लेम मैं कभी भी नहीं करता। तो खैर आज का जो इंटरनेशनल जो क्यूज़ है उसके बारे में, ग्लोबल क्यूज़ है उसके बारे में तो हमने बात कर ली। डोमेस्टिक क्यूज़ क्या था? तो डोमेस्टिक क्यूज़ था अनलॉक 5.0। तो अनलॉक 5.0 में 5 अक्टूबर से कुछ थिएटर शुरू होने वाले हैं जिसमें 50% कैपेसिटी से काम चलेगा। तो पीवीआर 12% ऊपर था, आइनॉक्स लेजर अच्छा खासा काम कर रहा था, सिनेलाइन काम कर रहा था। तो कुछ स्टॉक्स है जो अच्छे चल रहे थे। और होटल्स भी शुरू होने वाले हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे तो जुबिलेंट फूड अच्छा चला, लेकिन वो काफ़ी दिन से चल रहा था इसलिए उसमें प्रॉफिट बुक वाली प्रोडक्ट भी 2-3 दिन से चल रहा था, उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बिकवाली हुई। तो इस तरीके से मार्केट में जो अनलॉक 5.0 का जो थीम है उसके ऊपर भी आज अच्छा खासा काम हुआ। ऑटो नंबर्स पे काम हुआ, अनलॉक 5 पे काम हुआ और स्टिमुलस पैकेज पे काम हुआ। तो जब भी स्टिमुलस ऐसा या पैकेज ऐसा नाम आता है तो चलना किसको होता है? बैंकिंग एंड फाइनेंस को। तो आज के जो विनर्स रहे मार्केट में वो बैंकिंग एंड फाइनेंस रहे। बैंक निफ्टी के 12 में से 11 स्टॉक्स पॉजिटिवली रहे, एक स्टॉक सिर्फ पीएनबी निगेटिव था क्योंकि वहाँ पे सिंटेक्स वाले ने, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज ने फ्रॉड किया है जो भी उनको लोन दिया गया था पीएनबी द्वारा। तो पीएनबी पुराना धोखा खाने वाला आशिक है, उसको पहले भी धोखा मिल चुका है। उसके बाद काफ़ी बड़े लेवल से पीएनबी नीचे गिर के आया है और अभी ये एक नया सेंटेक्स का मामला सामने आया है। तो पीएनबी से आपको, मैंने पहले भी बोला था कि इससे आपको ज़िंदगी भर दूर रहना है। लक्ष्मी विलास बैंक से भी अब दूर रहना है क्योंकि उसके भी कुछ झोल है जो धीरे धीरे करके सामने आएंगे। और इंडसइंड बैंक में सतर्क रहना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी से इंडसइंड में कुछ होगा, लेकिन जब होगा वो काफ़ी बड़ा होगा तो आपको संभल के रहना है। तो गाइज़ ये था आज का मार्केट अपडेट्स विद स्टॉक बाजीगर। कुछ लोगों का रिक्वेस्ट है कि मैं जो पहले बहुत ही अच्छे फंडामेंटल एनालिसिस वाले वीडियो बनाता था
और बहुत कम दाम पे मैं अच्छे अच्छे स्टॉक पिक कर लेता था। वैसे भी कुछ वीडियोस मेरे चैनल पे फिर से मैं शुरू करूँ तो मैं 5-6 क्लाइंट्स का मैं यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग दिन भर चालू होता है तो मुझे इतना वक्त नहीं मिलता, लेकिन मैं अभी मेरा टीम बढ़ाते जा रहा हूँ तो होपफुली ऐसे लेकर आएंगे। एंड मैं कुछ अच्छे जो मार्केट में नॉलेज रखते हैं ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के टच में हूँ जिनको मैंने गेस्ट वीडियोस के लिए भी इनवाइट किया है, तो वो भी आके स्टॉक्स बाजीगर के चैनल पे बात करते हुए उनका नॉलेज शेयर करते हुए आपको दिखेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। मेरा चैनल उन लोगों के लिए है जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और जो फंडामेंटल एनालिसिस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस वाले मैं बहुत कम आइडिया शेयर करता हूं, लेकिन मैं वो आइडिया तभी शेयर करता हूं जब वहाँ पे मेरा कन्विक्शन काफ़ी हाई हो। ओके, तो जाने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूंगा, ये जो चैनल है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। आई एम NSE सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस प्रोफेशनल और NSE का सर्टिफाइड मार्केटिंग लेवल 4 वाला प्रोफेशनल हूँ। तो अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, उन दोनों के लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं रहूँगा। आपको जो भी काम करना है, जो भी पोजीशंस लेने हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हो उससे बात करके आप लीजिए। टिप्स पे आप इन्वेस्ट ना करें, टिप्स पे आप ट्रेड ना करें। सबकी सुनिए लेकिन दिमाग अपना लगाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।